हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो एकेडमी। इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम पहुंच चुके हैं कोर्स कंप्लीट करने के और कगार पे। BHIC 131, सॉरी यहाँ पे मिस्टेकनली 132 हो गया है, ये आपका 131 होगा। ठीक है, BHIC 131 जो कोर्स है उसको कवर अप करने वाले हैं। BHIC 131 आज का जो यूनिट है वो यूनिट 12 है। ठीक है, टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द राइज ऑफ मगध। ठीक है, मगध जो किंगडम है उसका राइज कैसे हुआ था और जो काफी और सारे स्टेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरी तरफ से। ठीक है, आप मेरे साथ में ऐसे बने रहिए ताकि मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले और ज्यादा मैं अच्छे से आपके लिए वीडियो ला पाऊं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि अभी भी मैंने और भी कोई भी कोर्स आपको चाहिए जैसे BSOC, ठीक है, और भी कुछ कोर्सेज जो चाहिए मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से कोर्सेज में आपके लिए ला पाऊं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज, ये जो इग्नो अकेडमी है, इग्नो अकेडमी में आपका जो भी इग्नो के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं चाहूंगा आप एक छत के तले आपको मिले। ठीक है, तो उसके लिए समय जरूर लगता है और आपका सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं आगे। चलिए, पार्ट बाय पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मगध जो किंगडम है, मगध किंगडम का मैप देख लो एक बार, ध्यान में रहना चाहिए आपको। देखो कितना बड़ा सा किंगडम है, तो ध्यान रहना चाहिए तो ताकि आपको पता चले कि हम जैसे मगध स्टार्ट करने वाले हो गए तो ये आपके ध्यान में, तो उसी रिलेटेड एरिया में के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो लिख भी सकते हो। ठीक है, तो मैप दिमाग में होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं, पार्ट 1 कवर अप कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? पार्ट 1। ठीक है ना, द पीरियड बिटवीन 6th एंड 4th सेंचुरीज BCE, वन ऑफ द क्रूशियल पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो ये जो टाइम था 6th एंड 4th सेंचुरीज के बीच में, ये पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन मतलब जो एक होता है ना पॉलिटी, मतलब तरीका, जो एक किंगडम सजाने का तरीका, वो इंडियन सब कंटिनेंट में एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था इस समय पे। द अर्लियर tribal societies based on kinship ties gave away to more centralized and hierarchical political structures known as territorial states। तो पहले की जो किंगशिप थी, जो भी ट्राइबल सोसाइटीज थी, वो और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गई, हायरार्किकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बनने लगे, जिसको हम टेरिटोरियल स्टेट्स भी कहते हैं। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा हुआ था? स्टेट ऑफ मगध रोज टू प्रोमिनेंस। देखो, लेइंग द फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर इंपीरियल फॉर्मेशन सच एज मौर्यन एम्पायर, जो कि बाद में मौर्यन एम्पायर का गठन करता है। दिस यूनिट एग्जामिन्स द इवोल्यूशन ऑफ दिस टेरिटोरियल स्टेट्स। तो ये यूनिट जो है, इस टेरिटोरियल यूनिट्स में क्या क्या मतलब इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, सब देखने को हमको मिलेगा। विथ स्पेसिफिक फोकस ऑन राइज ऑफ मगध। मगध का जो मतलब फोकस करेंगे मगध के ऊपर, उसके राइवल्स क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कैसी थी, फैक्टर्स क्या क्या थे उसके सुप्रीमेसी का, मतलब जो एक इवेंचुअल सुप्रीमेसी थी, मतलब एक जो मतलब पावरफुल थी। क्यों पावरफुल थी? ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस दैट हैड बीन ग्रेजुअली अनफोल्डिंग। तो उस समय पे जो ट्रांसफॉर्मेशन था पॉलिटिकल लाइफ में इस समय पे, ये एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था, जो सोशियो इकोनॉमिक, सोसाइटी और इकोनॉमिक को मिला के जो चेंजेस आई इस जगह इस टाइम पे, जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से, वो पढ़ेंगे। The consolidation of Janapads and Mahajanapads saw the emergence of well-defined political units, many of governed by monarchs, while some like the Vajji Confederacy retained republican forms of government। ठीक है, तो ये जो देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे जनपद और महाजनपद, इन्होंने दोनों ने देखा कि एक अच्छा पॉलिटिकल यूनिट कैसे आया। ठीक है, कैसे गवर्न किया गया इसको मोनार्क के द्वारा, मतलब किंग्स के द्वारा, और भी बहुत सारे चीज देखेंगे। दिस स्टेट्स हैड क्लियरली डिमार्केटेड टेरिटोरियल बाउंड्रीज, मेंटेन्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड डेवलप्ड मैकेनिज्म्स फॉर कलेक्शन एंड लॉ एनफोर्समेंट। देखो कितना अच्छे से ये बताया गया है कि ये जो स्टेट्स थे मगध, जैसा कि मगध के बारे में बेसिकली देख रहे हैं, तो ये एक क्लियरली डेमोक्रेट करता है कि हमारा भाई टेरिटोरियल बाउंड्री ये रहा, ये हमारा पार्ट है, हमारे पास भी इतनी स्टैंडिंग आर्मी है प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे पास में मैकेनिज्म्स अच्छा है रेवेन्यू कलेक्शन करने का। ठीक है, मतलब तरीका कैसे कैसे कलेक्ट करना है, और लॉ एनफोर्समेंट, अगर लॉ की बात करें वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं, दिस ट्रांस based championships to state level reflected the increasing complexity of economic production, trade and social hierarchies। तो बोला गया है कि जो क्लैन बेस्ड चिप्टन्स है, पहले तो क्लैन बेस्ड थे, उसके बाद में धीरे धीरे जो स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन आई, इन्होंने बोला कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, ट्रेड है, सोशल है, सोसाइटी है, सोशल हायरार्कीज, ये बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी मतलब कैसे हम चलाते हैं, और मतलब बता सकते हैं कि मतलब इतना कॉम्प्लेक्स, इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका है चलाने का, मतलब इतना बढ़िया है। ठीक है, अमॉन्ग द 16 महाजनपद्स मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट सोर्सेस लाइक अंगतुरनियाक, मगध, कोसल,
वत्स एंड अवंती इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एंड कॉम्पिटिटिव किंगडम्स। उस समय में सबसे ज्यादा जो महाजनपद 16 महाजनपद थे उसमें से ये सब जितने भी नाम है सबसे मोस्ट पावरफुल और कॉम्पिटिटिव किंगडम्स थे, मतलब पूरे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड, पूरी तरीके से एकदम सफल जिसको कह सकते हैं, उसमें से मगध हम पढ़ रहे हैं। इट्स वेयर फ्रीक्वेंटली एंगेज कंट्रोल ओवर फर्टाइल लैंड, ट्रेड रूट्स एंड स्ट्रेटेजिक टाउन्स। तो ये लोग आपस में लड़ते थे किस वजह से, तो इनका कंट्रोल रहे फर्टाइल लैंड पे। फर्टाइल लैंड पे कंट्रोल आने का मतलब क्या, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, अच्छे से एग्रीकल्चर होगा, जहां पे फर्टिलिटी होती है वहां पे आपका एग्रीकल्चर बड़ा बढ़िया होगा, एग्रीकल्चर होगा तो इकोनॉमिक अच्छी होगी, ठीक है। ट्रेड रूट्स होना चाहिए, ताकि ट्रेड रूट्स आपके कंट्रोल में होना चाहिए ताकि आप ट्रेड कर सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते, बिजनेस हो, पैसा ही पैसा हो, है ना। और स्ट्रेटेजिक टाउन्स, मतलब जहां पे टाउन्स आपके हाथ में होगा तो आप वहां से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट ये सब कर सकते हैं। द मिडिल गैंजेटिक प्लेन रिच इन रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चरल पोटेंशियल बिकेम द मेन थिएटर ऑफ दिस पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस बात पे लड़ाई होती थी, गैंजेटिक वैली, गंगा के पास में जो वैली होती है उस जगह पे, क्योंकि वहां के लैंड फर्टाइल होगी, लैंड फर्टाइल होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो आप लोगों को खाना पीना दे सकते हो, खाना पीना दे सकते हो, लोगों की बसेरा होगा, बसेरा होगा तो बिजनेस होगी, तो ये रिलेटेड है। In this competitive environment, Magad began to outpace its rivals, eventually establishing itself as the leading power of the region by 4th century BCE. 4th century BCE तक में मगध एक सबसे ज्यादा established powerful kingdom बना, लीडिंग पावर बना, ठीक है। बाकी सबको राइवल्स को हटा दिया इसने, ठीक है, और अपना रुतबा बनाए रखा, ठीक है। ये सबसे बढ़िया यहाँ पे, ठीक। अब देखते हैं, शायद ये एक पार्ट में नहीं, 2 पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में भी कवर अप हो, पर कवर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मैं अगर एक ही पार्ट में कवर अप करूंगा तो आपके दिमाग में ना पॉसिबल नहीं होगा, और एक ही वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता तो दिक्कत होगी। मैं कोशिश करूंगा 2 पार्ट में जाए। द राइज ऑफ मगध was not accident, the result of combination of geographical, economic, military and political factors। सिर्फ देखो मगध जो राइज हुआ, मगध का जो एक मतलब उठा था, मगध जब चढ़ा था, राइज हुआ था, तो ये एक्सीडेंटल नहीं था कि अचानक से हाँ भाई हो गया। इसका जो रिजल्ट था कैसे हुआ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किस चीज का था, इनके पास में ज्योग्राफिकल बहुत अच्छा जगह मिला था, इकोनॉमी इनकी अच्छी थी, मिलिट्री था, पॉलिटिकल फैक्टर था, इसके वजह से ज्योग्राफिकली देखो मगध वाज लोकेटेड लोअर गैंजेटिक प्लेन्स, लोअर गैंजेटिक प्लेन, जैसे कि मैंने कहा, एन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड अबंडेंट रेनफॉल मेकिंग इट आइडियल फॉर राइस कल्टीवेशन। अब देखो जैसे लोअर गैंजेटिक प्लेन्स में क्या है कि इसमें फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, अबंडेंट रेनफॉल होता है वहां पे, जिसके कारण से राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। दिस एंश्योर्ड अ स्टेडी एग्रेरियन सरप्लस which in turn supported a growing population, जिसके कारण से क्या ग्रोइंग पॉपुलेशन जो थी वहां पे सपोर्ट मिलता था कि बहुत सारा, मतलब क्या होता है कि फर्टाइल जगह पे क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, राइस कल्टीवेशन अच्छी होती थी, जिसके कारण से लोग वहीं पे बसते थे। अब लोग वहीं पे बसेंगे तो बसेरा होगा, तो मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होगा, तो डेंस पॉपुलेशन होगा, तो चाहे वो पॉलिटिकल पावर बोलो, मेंटेनेंस बोलो, है ना, अर्बनाइजेशन, ठीक है, एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ये जब क्या है कि ये जो जगह था पॉपुलेशन को सपोर्ट करता था, अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करता था, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अच्छी थी। फर्दर मोर द रीजन हैड रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। इस जगह पे क्या है कि रिच डिपॉजिट्स थी आयरन, स्पेशली इन द हिल्स ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड में आयरन डिपॉजिट बहुत अच्छी थी, ठीक है, पता ही आपको, टाटा वगैरह जो भी है अभी वहीं से तो है। विच सप्लाइड द रॉ मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स गिविंग मगध अ टेक्नोलॉजिकल एज ओवर इट्स राइवल, जिसके कारण से क्या मगध के पास में एक टेक्नोलॉजिकल एज था और बहुत सारे वेपन्स टूल्स यहाँ बनते थे, जिसके कारण से उनके जो राइवल्स थे वो टिक नहीं पाते थे। द प्रेजेंस ऑफ डेंस फॉरेस्ट इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मगध ऑल्सो प्लेड अ स्ट्रेटेजिक रोल। अब जो फॉरेस्ट कवर था वो भी एक रोल प्ले करता था। यहाँ से क्या क्या मिलती थी फॉरेस्ट से, टिम्बर मिलता था कंस्ट्रक्शन और फ्यूल के लिए, बट ऑल्सो एक्टेड एज नेचुरल डिफेंसेज एंड सोर्सेज ऑफ एलिफेंट ट्रूप्स। अब देखो वो नेचुरल डिफेंस भी, देखो कोई भी फॉरेस्ट के अंदर से अटैक करना पॉसिबल नहीं होता था, हर किसी की बस की बात नहीं थी, बड़े बड़े जंगल, हाथियों के रहने के लिए जगह, which were critical component of ancient Indian armies। जो critical component था ancient Indian armies का, बहुत बड़ा important role play करता था। Moreover, the river system of Ganga, सोन and their tributaries facilitate internal trade and communication। साथ ही साथ जो नदी थी, सोन नदी, उसके बाद में आपके गंगा नदी, ये जो ट्रेड थी, इंटरनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, आपस में ट्रेड विद इन स्टेट, बहुत हेल्पफुल थी। enabling the efficient movement of goods, armies and information across the kingdoms। किंगडम के बीच में
आर्मी ले जाना इधर से उधर, इंफॉर्मेशन ले जाना इधर से उधर, बहुत ही अच्छे से एफिशिएंटली होती थी। फ्रॉम ए पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, अब देखो पॉलिटिक्स की तरफ से मगध बेनिफिटेड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कैपेबल एंड एम्बिशियस रूलर्स। अब देखो मगध जो बेनिफिट हुआ था पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट पे, इसके पास में बहुत ही कैपेबल और बहुत ही एम्बिशियस रूलर्स थे, मतलब करना है तो करना है, दृढ़ निश्चय। विच ऑफ whom contributed to expansion and consolidation। अब जो भी आता था वो चाहता था कि मैं किंगडम बढ़ाओ, जो भी आता था वो चाहता किंगडम बढ़ाओ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एसोसिएटेड विद मगध वाज द हरण्यक डायनेस्टी। जो भी पहला डायनेस्टी था, पहला वंश जो मगध में आया था, एसोसिएटेड था मगध से, वो था हरण्यक वंश, हरियांक वंश जिसको बोलते हैं, हरियांक डायनेस्टी। फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था? बिंबिसार, 6th सेंचुरी बीसी में। बिंबिसार वाज shrewd statesman who combined diplomatic marriages with military conquest to expand his territory। अब क्या किया उन्होंने, क्या किया कि उन्होंने कंबाइन किया, स्टेट्समैन को, अपने लोगों को बताया कि डिप्लोमेटिक मैरिजेस करिए, ठीक है, विथ मिलिट्री कंक्वेस्ट टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी। मिलिट्री कंक्वेस्ट मतलब मिलिट्री का अटैक करो और मैरिजेस करो, जाके जहां पे जा रहे हो वहां पे अपना फैमिली बढ़ाओ, बढ़ाते रहो। दिस इज क्रेडिटेड विथ एनेक्सिंग द किंगडम टू अंगा to east, which gave Magad access to important trade routes and ports. His policy of maintaining friendly relations with powerful neighbors like Kosal and Lichavis and his patronage of both Buddhist and Jain teachers enhanced Magadha's prestige। अब मगध का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल था, चालाकी क्या थी कि वो अपने लोगों के साथ में, मतलब पावरफुल जो नाइबर्स थे उसके साथ दुश्मनी नहीं करें, दुश्मनी करोगे तो दोनों तरफ से लड़ाई होगी। अब दोनों तरफ से लड़ाई होगी, दोनों ही पावरफुल है तो नुकसान दोनों का होगा। तो उसने क्या किया कि मगध लोग क्या करते थे, जाके दोस्ती कर लेते थे, दोस्ती कर लेते थे, इसके कारण से और भी जैसे जैसे कि पावरफुल नाइबर्स जैसे मैं बोला कोसल, लिच्छवी, ठीक है, और साथ में क्या पैट्रोनेज, मतलब साथ में क्या वो वैल्यू देते थे, जैन टीचर्स को भी वैल्यू देते थे, बुद्धिस्ट टीचर्स को भी वैल्यू देते थे, जिसके कारण से मगध की प्रेस्टीज अच्छी बन गई। मतलब दोनों, मतलब जो भी दोनों कास्ट के लोग हैं, दोनों रिलीजियन के लोग हैं, दोनों ही प्यार करते थे, ठीक है, दोनों ही सपोर्ट करते थे। तो ये एक मगध का बहुत बड़ा रूल था, ठीक। तो देखिए अभी यहां तक ही हम पढ़ेंगे, पार्ट 2 में कवर अप करेंगे हम लोग बिंबिसार के बारे में, ठीक है, बिंबिसार क्या थे मगध के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।